नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फायदेमंद फंड्स में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फायदेमंद फंड के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर मितुल कलवाड़िया साहब। मितुल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपके साथ ढेर सारी बातचीत हम करेंगे आपके फंड के बारे में। तो स्पेसिफिकली कई सवाल हैं मन में, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपसे मार्केट्स की लेना ज़रूर चाहेंगे। तो देखिए, इस समय का जो बाजार है, इक्विटी मार्केट, कोई दिशा नहीं दिखती है। कभी थोड़ा चढ़ता हुआ नज़र आता है और फिर जैसे ही लगता है कि अब एक दिशा दिख रही है तो वापस से फिर एक डाउन टर्न देखने को मिलता है। कभी कोई सेक्टर आगे, कभी कोई सेक्टर आगे। इस वक्त जो पूरी सिनारियो है, चाहे हमारा इंटरनल डेटा हम देख लें, इंडिया की स्थिति देखें या पूरा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, सब कुछ मिला के आपको हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा लग रहा है सर? जी, शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, ये व्यू हमारा है। और उसका कारण ये बहुत ही सरल सा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक वाइज, मैक्रो वाइज अगर बात करें तो सब कुछ ठीक है। ग्लोबल जो मैक्रो है वहां पे अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी होने के कारण वॉलेटिलिटी आएगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण हमारी थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आने का स्कोप है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारा एक एक्सपोर्ट साइड पे जो है वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो इम्पैक्ट नहीं शायद दिखेगा, बट शॉर्ट टर्म में वो इम्पैक्ट थोड़ा सा मैटर करेगा। सो इसके कारण और मार्केट के वैल्यूएशंस जो है, तीसरे बात करें तो वो सस्ते नहीं है। कुछ पॉकेट्स बहुत महंगे हैं, कुछ पॉकेट्स रीजनेबली प्राइस्ड है। सो ओवरऑल इसके कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहते रहेगी। और जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो बेसिकली हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो बेटर सिचुएटेड रहते हैं ऐसे फंड मार्केट्स के लिए। एक मितुल साहब, सवाल ये होगा कि अभी हमने देखा सिचुएशनली कि जो रक्षा स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न है मॉनसून जैसा। अब ठीक है, वो अलग बात है कि किस पॉकेट में कैसा जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर अच्छा मॉनसून होता है तो रूरल डिमांड बहुत अच्छी आएगी। तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक आपकी नज़र रहेगी अगले अगले एक क्वार्टर, दो क्वार्टर के हिसाब से? जैसा मैंने एक नाम लिया डिफेंस सेक्टर का, एक मॉनसून रिलेटेड जो भी स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं, उस लिहाज से कहाँ नज़र रखेंगे आप? जी देखिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हमें पसंद है। सो उसके अलावा अगर कुछ कुछ रिटेल साइड के स्टॉक्स है जो हमें पसंद है। टेलीकॉम है, ऑटो है। सो ये सारे जो सेक्टर्स है वो सारे सेक्टर्स वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है। एंड वहाँ पे अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ग्लोबल के कारण इम्पैक्टेड नहीं होगी। थोड़ा सा ऑटो में रहेगी वहाँ पे, बट ऑटो में डोमेस्टिक साइड ऑफ ऑटो जो है वो स्टेबल होने चाहिए। उन कंपनीज के अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनीज है। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट में अगर स्लो डाउन भी रहेगा तो भी उन कंपनीज को अर्निंग्स में इम्पैक्ट होगा, बट बैलेंस शीट स्ट्रांग होने के कारण स्टॉक वॉलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बैंकिंग, ऑटो, कुछ रिटेल पॉकेट्स और टेलीकॉम एंड सर्टन फार्मा नेम्स। फार्मा बहुत ही बॉटम अप सेक्टर होता है, तो वहां पे बॉटम अप आइडियाज काफी इंटरेस्टिंग जो हमें लग रहे हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। ओके, राइट। चलिए, ये तो डायरेक्टली मार्केट की बात की। अब आ जाते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की बातचीत पर। देखिए, म्यूचुअल फंड और मार्केट चोली दामन का साथ है, इसलिए मार्केट के करंट सिचुएशन को जानना जरूरी है। तो मितुल साहब, आज आपके फंड की बात हो रही है और भी बातचीत आपसे करते रहेंगे, मार्केट का इंसाइट लेते रहेंगे, लेकिन अब सवालों के जरिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। तो पहले तो ये हाइब्रिड कैटेगरी है, जैसा आपने कहा। दर्शकों को संक्षेप में हम ये समझा देते हैं कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। जी, हाइब्रिड फंड ऐसा होता है कि जो मल्टीपल एसेट रख सकते हैं। एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। और कुछ हमारे हाइब्रिड फंड है जैसे मल्टी एसेट फंड है, जिसमें हम कमोडिटीज भी अलग विविध प्रकार की ले सकते हैं। क्रूड ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। सो जहाँ पे कमोडिटीज भी ले सकते हैं। तो ये हाइब्रिड जो कैटेगरी होती है वो एक एसेट क्लास नहीं है, मल्टीपल एसेट क्लास की फंड होते हैं। इन फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक आपको एसेट एलोकेशन जो अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो ठीक है, बट अगर आपको खुद एसेट एलोकेशन नहीं करना है और आपको कोई ऐसा फंड चाहिए कि जो
खुद अपने आप एसेट एलोकेशन एक डिफरेंट मार्केट लेवल पे, मार्केट के प्राइस लेवल पे अपने आप एसेट एलोकेशन आपका चेंज करता रहे, ठीक करता रहे, तो ये हाइब्रिड फंड्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। जो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो विविध प्रकार के हाइब्रिड फंड्स है। सबसे लो इक्विटी वाले जो हाइब्रिड फंड्स है, इक्विटी सेविंग्स फंड्स, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बैलेंस एडवांटेज फंड्स, फिर मल्टी एसेट फंड और इक्विटी एंड डेट फंड। इक्विटी एंड डेट फंड में हायर इक्विटी एलोकेशन होता है रिलेटेड हम्म। टू दी अदर जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनके सामने। राइट, तो तो मैं तो एक पूरा बुके है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा जी, अपनी एसेट एलोकेशन की नीड को सेटिस्फाई करने। तो ऐसे में मैं ये समझना चाह रहा था कि खास तौर पे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हो, तो क्या हाइब्रिड फंड बेटर चॉइस हो सकती है? जी विपिन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली हाइब्रिड फंड्स वन साइडेड डाउन या वन साइडेड अप मार्केट होते हैं, उनमें वो रिलेटिवली उनका जो असली बेनिफिट है वो नहीं दिख पाता है। एक्चुअली वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट, लो रिटर्न मार्केट्स, ये जो जब वैसा फेज ऑफ द मार्केट होता है तभी हाइब्रिड फंड आपके निवेश को काफी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। वॉलेटिलिटी एक्चुअली हाइब्रिड फंड्स के जो है वो बहुत ही बढ़िया फ्रेंड होते हैं। वॉलेटिलिटी के पीरियड में अगर आप देखेंगे सारे हाइब्रिड फंड्स का परफॉर्मेंस पास्ट में, तो उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है कंपेयर टू अ प्योर फुल्ली इक्विटी इन्वेस्टेड फंड या वेरी लो इक्विटी इन्वेस्टेड फंड्स है। सो एक्चुअली हाइब्रिड के लिए ये वॉलेटिलिटी तो बहुत बढ़िया है। राइट, चलिए तो अब आपके फंड के जरिए थोड़ी और बातें समझते हैं हाइब्रिड फंड को लेकर। तो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, आपका ये फंड किस हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, लेकिन किस तरह का कंपोजिशन है, कैसा आप इसको मैनेज कर रहे हैं, कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, व्हाट काइंड व्हाट कैटेगरी, कौन कौन है, मतलब कितना बड़ा फंड साइज है, थोड़ा डिटेल इसके बारे में आप हमें बताइए। श्योर। सो ये फंड बहुत ही ओल्ड फंड है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के बास्केट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड जो कहलाएगा। 1990 सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 के आसपास से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। सो उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। जब भी इसे इसका बेसिकली क्या है कि इसमें इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है 65 से लेके 80% के बीच में रह सकता है। सो ये थोड़ा सा एग्रेसिव कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड में कहला जाएगा कि जहाँ पे थोड़ा सा इक्विटी लेवल दूसरे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड से ज्यादा होता है। ये फंड का एक्चुअली सबसे बड़ा इन्वेस्टर के लिए पोजीशनिंग से अगर बात करें तो उन इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है जिनका लॉन्गर होराइजन है। और सिंस अगर आप देखेंगे कि ये फंड काफी समय से रहा है एक्टिव, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड में एक चीज जो हमको दिखता है कि अगर आप देखेंगे तो लॉन्गर टेन्योर में जो हायर या एग्रेसिव इक्विटी वाले हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस फुल्ली इक्विटी इन्वेस्टेड फंड्स के काफी करीब आ सकता है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है रीबैलेंसिंग करने की अलग अलग समय पे। और वो अपॉर्चुनिटी के कारण आपका जो लोअर इक्विटी इनिशियल फेज में होगा वो कवर अप हो सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि इसमें रिलेटिव टू जो फुल्ली इन्वेस्टेड फंड होंगे उनसे थोड़ा सा रिलेटिव वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट के सामने, क्योंकि यहाँ पे आपका डेट प्रोपोर्शन है जो आपको थोड़ा सा कुशन देगा इन अ वॉलेटाइल मार्केट और अ फॉलिंग मार्केट। सो ब्रॉडली फंड की साइज की जो आपने पूछा है रफली अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास का ईयूएम होगा। सो और किन निवेशक के लिए ये यूजफुल है, तो मेरा मानना ये है कि जो इन्वेस्टर 5 से 10 साल अपना पैसा लॉक करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करके लॉन्गर टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उनके लिए ये एक अच्छा तरीका है एसेट एलोकेशन को बैलेंस करके इसमें निवेश करके रहने के लिए। तो मतलब इतना पुराना फंड, ऑलमोस्ट 25 ईयर ओल्ड फंड, और इतना बड़ा एयूएम अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट 45,000 करोड़ का, तो अब बड़ी उत्सुकता ये हो रही है कि कैसा परफॉर्म किया इसने, मतलब इसके परफॉर्मेंस को तो हम बड़े यार्डस्टिक के साथ नाप सकते हैं। बताइए किस तरीके से ओवर द इयर्स इसने रिटर्न दिए हैं। एक्चुअली रिटर्न्स तो थोड़ा सा वो चार्ट के फॉर्म में हमको देना चाहिए, वरना मिसलीडिंग हो सकता है। बट एक पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा कि जैसे ये हिस्ट्री अगर इसकी देखें तो मैंने जैसे बताया कि फुल्ली इन्वेस्टेड, अगर आप निफ्टी के सामने भी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो फंड हैज बीन एबल टू बीट बेंचमार्क। इसका जो बेंचमार्क है उसको
पूरे टाइम फ्रेम में लंबे समय से उसको आउट परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ निफ्टी को भी अगर आप उसके सामने कंपेयर करेंगे तो रिटर्न्स काफी आसपास दिखेंगे। सो फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं होते हुए भी ये फंड के परफॉर्मेंस काफी फुल्ली इन्वेस्टेड फंड के सामने ऑन अ लॉन्गर टाइम स्केल अगर आप देखेंगे तो काफी पास में आएगा। इट इज ऑल के बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी है। सो ये वॉलेटिलिटी जो होती है वो इसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं हम, तो उसका नतीजा ये है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहता है। तो बट अगर क्या है जी जी कि मितुल, मैं अगर मतलब अगर वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि बहुत लंबे ड्यूरेशन से ये फंड चला आ रहा है, तो आप इसको किसी स्पेसिफिक वे में बताएंगे तो हो सकता है कहीं आपको रिटर्न थोड़ा सा नीचे जाता हुआ लगेगा। लेकिन अगर कोई 5 साल का कोई भी पीरियड हम पकड़ ले जब मार्केट थोड़ा बहुत दोनों तरफ मूव हुआ हो, तो वैसा कोई ईयर या ब्रैकेट बता के हम इसके परफॉर्मेंस को बता सकते हैं दर्शकों को? देखिए वो थोड़ा-सा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के साथ एक्चुअली जज करना चाहिए। हम्म। जैसे ये फंड का देयर वाज़ अ पीरियड कि ये फंड ने 2018 से 20 के बीच में एक पीरियड ऐसा आया था कि जहाँ पे फंड का थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस था। हम्म। और वो अंडर परफॉर्मेंस का कारण था कि क्योंकि हमारी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो काउंटर सिक्लिकल है और कॉन्ट्रेरियन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। ओके। उसमें क्या होता है कि हमें जब भी कोई बिज़नेस या बिज़नेसेस और ग्रुप ऑफ बिज़नेसेस जो डाउन साइकिल से जा रहे हैं और उनका वैल्यूएशंस बहुत अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो फंड उन सेक्टर, उन क्षेत्रों में अपना ज़्यादा एलोकेशन करके इन्वेस्ट करता है। अब उस समय पे क्या होता है कि कई बार डाउन साइकिल में तुम्हारा अपना क्या होता है कि कुछ पीरियड ऐसा होता है क्योंकि आपको ऑन द वे डाउन लेना है, हम्म। तो आप जब भी इन्वेस्ट करके रुके हैं तो कुछ समय के लिए आपका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा मार्केट के सामने खराब हो सकता है। बट सामने आपको जो अपसाइड और अपॉर्चुनिटी आपको जो दिख रही है, हम्म। जब भी वो बिज़नेस साइकिल टर्न होती है, तो जो ओवरऑल कैप्चर कर पाते हैं आप अपसाइड को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो वो जो 2018 से 20 के आसपास का जो अंडर परफॉर्मेंस था, उसको जब भी हम 2020 से लेके 2020-25 का परफॉर्मेंस के सामने कंपेयर करते हैं, हम्म। तो वहाँ पूरी साइकिल जब भी उन क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट था, उनकी जब भी साइकिल अपटिक में आई, तो ये फंड ने अपना जो पहले का अंडर परफॉर्मेंस था वो रिकूप कर पाए थे और ओवरऑल अपने जो बेंचमार्क है उनको आउट परफॉर्म करके दिखाया। जी, ये सो यही यही जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि देखिए ये म्यूचुअल फंड की मेरे ख्याल से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि आपको एक बार वक्त देना पड़ता है उस चीज को जो आपके फंड मैनेजर्स लेते हैं आपके लिए, फिर वो जिस हिसाब से फंड को डिजाइन करते हैं उन्हें ग्रो करने का टाइम देना होता है, और फिर वंस एक फुल इन्वेस्टमेंट साइकिल के बाद जो रिटर्न आने शुरू होते हैं, तो जैसा मितुल बता रहे हैं कि 2 साल ऐसे भी दिखेंगे आपको जब फंड लगेगा कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद वाले 2 से 3 साल 5 साल का ऐसा भी पीरियड आएगा जब वही फंड आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज द वे हाउ फंड आर परफॉर्मिंग। अब उसमें जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनका एक अपना स्टाइल है। एक छोटा ब्रेक में तो यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम इस फंड में आपका किस तरह का एलोकेशंस है, क्या आपके टॉप होल्डिंग्स हैं, वो थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। आपने हालांकि संक्षिप्त में जवाब दिया कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को सूट करता है, लेकिन मैं फिर भी और डिटेल में थोड़ा जानना चाहूंगा कि किन्हें लेना चाहिए, कितना ड्यूरेशन आइडियल होना चाहिए जब आप इन्वेस्टेड रहे, आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए ऐसे फंड्स के साथ। ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड, और यहां पर आज बात हो रही है हाइब्रिड फंड्स की, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ये आज हम फोकस में रखे हुए हैं। और हमारे साथ वो बातचीत कर रहे हैं फंड मैनेजर मितुल कलवाडिया। तो मितुल साहब, आप काफ़ी सारी बातें हमने ब्रेक से पहले की, बड़ा इंटरेस्टिंग है फंड्स को समझना, जानना कि वो कैसे काम करते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट में भी मज़ा आता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या फंड के अंदर हैं, होल्डिंग्स किस तरीके की हैं, थोड़ा अगर आप हमें डिटेल में समझा पाएं कि आपकी टॉप होल्डिंग्स क्या है और उन्हें लेने के पीछे आपका मकसद क्या है, कैसे ये होल्डिंग्स वक्त वक्त पर आप चेंज भी करते रहते हैं। जी, आज अगर बात करें तो हमारे जो टॉप बड़े वेट्स है फंड में, वो बैंकिंग है, फार्मा है, पावर के स्टॉक्स है, ऑटो स्टॉक्स है और कुछ रिटेल स्टॉक्स है। सो ये हमारे टॉप लार्ज होल्डिंग्स है बेसिकली। इनमें से अगर आप बात करें बैंकिंग वगैरह की, इनके वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है कंपेयर टू रिलेटिव टू द मार्केट। तो मार्केट के सामने यहाँ पे वैल्यूएशंस का रिस्क कम दिखता है हमें। प्लस बिजनेस साइकिल और एनपीए साइकिल वगैरह का कोई
बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखता है कि यहाँ से जिनके कारण बैंक्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। एट द सेम टाइम दूसरे जो जैसे फार्मा है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही बॉटम अप सा सेक्टर है। यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो हमें जो स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज पसंद आ रही है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनका कैश फ्लो जनरेशन बहुत बढ़िया रहेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके जो प्रोडक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रोडक्ट्स जब भी लॉन्च होंगे उनके प्रोडक्ट्स की जो अर्निंग्स आएगी उसके सामने वैल्यूएशंस को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड वैल्यूएशंस दिखेंगे। ऑटो के जो स्टॉक्स है अगेन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। डिमांड एनवायरनमेंट आज ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ऑफ द साइकिल नहीं है कि वरी करना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है वो काफी स्टेबल है। सो दैट इज समथिंग इन अ गुड वे। और पावर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन सेक्टर है जहाँ पे साइकिल्स 15 से 20 साल की साइकिल होती है। सो एक पिछली साइकिल जी जो थी 2000 से लेके 2020 तक की थी जहाँ पे पावर के शॉर्टेजेस आई थी। पहले 2000 से लेके 2008 तक धीरे धीरे पावर की शॉर्टेज बढ़ती गई थी। फिर 2012 से लेके 14 तक में पावर की शॉर्टेज ऑलमोस्ट क्लोज टू कम होने लग गई और 2020 में ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस में हम पावर थे। फिर वो धीरे धीरे करके वो सरप्लस कम होने लग गया और वापस हम एक शॉर्टेज वाली साइकिल में एंटर करने वाले हैं। अगर यहाँ से हमारा जीडीपी ग्रोथ समझो 6 से 7% भी अगर हम ग्रो करेंगे तो एनर्जी एक ऐसा सेक्टर होता है कि जिसका जीडीपी के साथ बहुत अच्छा लिंकेज होता है। एनर्जी की डिमांड हमेशा सेक्टर के जीडीपी के साथ चलती है। स्लो जीडीपी ग्रोथ होता है तभी एनर्जी की डिमांड और ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है उनकी डिमांड जीडीपी से कम चलेगी। बट इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट वो जीडीपी के आसपास के नंबर के साथ करेंगे। सो अगर वो नंबर अगर हम लेके चलेंगे तो जो पावर की जो सप्लाई आने वाली है वो सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगी टू मीट पावर डिमांड। हम्म। वो सो अगले 5 साल में हम देखेंगे तो एक शॉर्टेज के सिनेरियोज हमको दिख रहे हैं। और जब भी शॉर्टेज के सिनेरियो होते हैं तो जो जनरेटर्स होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के जनरेटर्स होते हैं उनको एक बिजनेस एनवायरनमेंट में फायदा रहता है। उनकी अर्निंग्स में कट होने की कोई संभावना नहीं रह पाती है और अगर अच्छा साल रहा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी काफी इम्प्रूव हो सकता है। सो वहां पे अगर हम देखें तो वैल्यूएशन अगेन काफी रीजनेबल है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में अच्छे है तो हमें वो सेक्टर अच्छा लगता है। एक बार आपने मितुल जी पहले भी बताया कि किसके लिए ये फंड सूटेबल है, लेकिन चूंकि जैसे आपने ये भी कहा कि इसमें थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा, ये दिस इज ऑलमोस्ट समवेयर जो इक्विटी फंड होते हैं उसके आसपास ही है। एग्जैक्टली किस काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए बेस्ट सूटेड रहेगा? क्या हर किसी को ये अपने पोर्टफोलियो में एक या दो हाइब्रिड फंड्स रखने ही चाहिए? ये थोड़ा पर्सपेक्टिव आप हमें दीजिए। जी मेरा मानना है कि हाइब्रिड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने मार्केट की बहुत लंबी साइकिल्स बहुत लंबे समय से नहीं देखी है। उन लोग के लिए एक्चुअली ये हाइब्रिड फंड्स जो है एक स्टेपिंग स्टोन है क्योंकि इक्विटी मार्केट्स की वॉलेटिलिटी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। जब भी करेक्शंस आते हैं तो बहुत शार्प और बहुत फास्ट आते हैं। और क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टर्स ने अपनी एक प्लानिंग करी होती है कि हम इतने साल तक ये फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे फिर हमारे को ये कुछ एक्सपेंस है या कुछ नीड है जिसके लिए हमको ये फंड्स लगेंगे। और अगर उसी समय पे वॉलेटिलिटी आ गई तो आपका जो प्लानिंग है और आपके जो रिटर्न्स है वो बिकॉज ऑफ फोर्सफुल एग्जिट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रह पाएगा। उसमें हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो जनरली ये चीज को अवॉइड करते हैं। वॉलेटिलिटी के टाइम पे ये आपको लो वॉलेटिलिटी देते हैं। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्मिश इन्वेस्टर है या आपका बहुत फंड का रिक्वायरमेंट बहुत शॉर्ट टर्म में आने वाला है तो एक्चुअली इक्विटी फंड्स आपके लिए नहीं यूजफुल है। मीडियम टर्म अगर है तो वॉलेटिलिटी को झेलते के लिए हाइब्रिड फंड्स बढ़िया रहते हैं। हम्म। और जो क्योंकि अपने इंडिया में अगर देखेंगे तो काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से इक्विटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो ऐसा नहीं है कि उनको सबको इक्विटी की वॉलेटिलिटी का पूरा ख्याल रहेगा। तो जी। एक बार एक साइकिल आप देखें तब तक जो लो इक्विटी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए एक आपको साइकिल समझने के लिए कैसे इक्विटी को प्लान करना है कैसे आपको अपना फंड प्लानिंग करना चाहिए और उसके लिए काफी यूजफुल है। कमिंग टू इक्विटी एंड डेट फंड उन निवेशक के लिए जिनका होराइजन लंबा है जैसे हमने बात किया कि लंबे होराइजन में काफी अच्छा बढ़िया कर पाता है ये फंड क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको हेल्प करती है टू रीगेन वैल्यूएशन टू रीगेन
रिटर्न्स, क्योंकि जो बुरे वक्त में स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, तो हम्म। आप अपना डेट से इक्विटी के तरफ प्रोपोर्शन मूव कर पाते हैं इसमें। एंड जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो खुद अपना एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं, उसमें दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो एक्चुअली इमोशंस को कंट्रोल में रख के कर पाते हैं, बट हमने देखा था कि जैसे 2020 के कोविड के करेक्शन में या उसके पहले के भी जब भी बड़े मार्केट के करेक्शंस आए हैं, जी। तो तभी फ्लोज जनरली आते नहीं है फंड में। तो क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है कि नहीं, हमें फ्लोज नहीं डालना या थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका जब भी प्राइस राइट होता है, आपका वैल्यूएशन राइट होता है, तभी सिस्टमैटिकली आपको चेंज करना है। तो ये हाइब्रिड फंड्स जो है वो सिस्टमैटिकली चेंज कर पाते हैं, और इक्विटी रिटर्न डेट में हम वैसे ही करते हैं। हम डिफरेंट मार्केट लेवल पे हमारा इक्विटी लेवल को चेंज करते हैं। जी। हायर मार्केट लेवल्स पे हम अपना इक्विटी लेवल को कम करते हैं, लोअर मार्केट लेवल्स पे हम अपना इक्विटी लेवल बड़े को पॉइंट बढ़ाते हैं मितुल। तो सिस्टमैटिक। आप अब मैं फंड की हमने काफ़ी बात कर ली और समझ भी लिया, और हमारे दर्शकों को भी समझ आ गया, लेकिन चलते चलते ना लाइटर नोट में आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़ंड डिपेंड करता है पूरी तरह से फंड मैनेजर पर, और हमने कई फंड मैनेजर से बातचीत की है। अब मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा कि कहते हैं कई बार तो नींद नहीं आती जब इतना सारा लोगों का पैसा और विश्वास लगा रहता है, तो सो नहीं पाते हैं, जिगलिंग दिमाग में हमेशा चलती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है क्या? जी, वो तो अनअवॉइडेबल होता है, बट क्या होता है कि उसमें जैसे सिस्टमैटिक एक अगर आपने प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम क्रिएट करके रखी हुई है, जहाँ पे आप थोड़े से लेस इमोशनल हो जाओगे मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ। आपको पता है कि जब भी मार्केट नीचे होता है, वैल्यूएशंस राइट है, तभी आपको अपना इक्विटी लेवल बढ़ाना है। तो अगर आपने ऐसे प्रोसेस डिजाइन किए हैं अपने आसपास, जी। तो आपका वो स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। बिकॉज आपको एक कॉन्फिडेंस है कि आपने ये जो प्रोसेस बनाई है वो बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री के देख के बनाई हुई है। हम्म। और जब भी वैल्यूएशंस राइट होते हैं, तो फिर डरना नहीं होता है। सही बात है। तो मुझे ये बताइए मितुल साहब कि शॉर्ट जब टर्म में फंड्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं आप? मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट फिलोसॉफी साइड पे, रीडिंग साइड पे है, ओके। तो थोड़ा से फिलोसॉफिकल रीडिंग पे फोकस करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए किसी दिन और आपसे जब बात करेंगे तो थोड़ा इस पक्ष को और ज़्यादा जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मितुल। आप हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर आपके फंड ने क्या उसमें परफॉर्म किया है, क्योंकि काफ़ी पुराना फंड है, 25 साल से है मार्केट में, और किस तरह का फ़ायदा इस तरह के फंड से हो सकता है और किन के लिए बेस्ट सूटेड फंड है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इट्स फन टॉकिंग टू यू, और हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।